अस्सलामुअलैकुम। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक होलनाक और नाकाबिले यकीन कहानी। फैज हाउस रोशनियों से नहाया हुआ निहायत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। घर के साथ सारे मोहल्ले को बरकी कमकमों से सजा के बाप ने अपने फराइज की कोताही ना बरती थी। आज उनकी दोनों बेटियों की शादी थी। अल्लाह पाक ने उन्हें 4 बेटियों से नवाज रखा था। औलादे नरीना न होने का उन्हें कलक जरूर था, मगर बीवी को कभी नहीं जितलाया। अल्लाह की रजा पे राजी होते खामोशी का कुफल लगा लिया। दोनों ने मिलजुल कर इस्तकामत से बेटियों की दीनी और दुनियावी तालीम मुकम्मल करवाई। 2 बड़ी बेटियां एमए करके फारिग थीं। एक ही घर से 2 भाइयों के रिश्तों ने उनकी ये मुश्किल भी हल कर दी। अब दोनों बेटियां एक ही घर में जा रही थीं। अपना फर्ज वो जानिबदारी से अदा कर रहे थे। घर भर में ढोलक की थाप से लड़कियों ने गाने टप्पों से एक हंगामा बर्पा कर रखा था। बड़े बूढ़े उनके जुमलेबाजियों से लुत्फ अंदोज होते इस मौके को गनीमत जानते खुशगपियों में मसरूफ थे। फैज मामू, उनके भतीजे असद ने उन्हें बाहर खड़े देखकर आवाज लगाई। निकाह ख्वाह इजाजत चाहते हैं कि आप अंदर आए तो निकाह पढ़ा दिया जाए। ये कहते हुए वो उनकी तरफ देखने लगा। आ जाओ नजीर मियाँ। फैज अहमद ने अपने देरीना दोस्त को पुकारा और उन्हें साथ लिए मर्दाने में आ गए, जहाँ पहले से लड़कों के वालिदैन और उनके चंद अजीज मौजूद थे। अंदर खवातीन को पैगाम भिजा दिया गया कि लड़कियों को निकाह के लिए कह दिया जाए ताकि हम अंदर आ सकें। हंसते मुस्कुराते फैज अहमद अपने दोस्त और बहनोई के हमरा निकाह के लिए जो ही कमरे में दाखिल हुए, बेटी को बेड पे लाल दुपट्टा ओढ़े देखा तो शफकत से मुस्कुरा दिए। ये बेटियां कितनी जल्द बड़ी हो जाती हैं ना, दिल में सोचते आगे बढ़े। ये अमरीन किधर है? दूसरी बेटी को ना पाके बीवी को जवाब तलब नजरों से देखा। फैज साहब, वो बाथरूम में है, आप पहले आयशा का निकाह पढ़ा दें, तब तक अमरीन भी आ जाएगी। खतीजा बेगम ने शोहर को मुस्कुराते देखा। ओह अच्छा, उन्हें तसल्ली हुई। आ जाए मौलाना साहब। उन्होंने आगे बढ़ के उनके लिए कुर्सी रखी और खुद बेड पे बैठ गए। निकाह ख्वाह आगे बढ़े और कुर्सी पर बैठकर रजिस्टर खोला। अल्लाह के पाक कलाम से शुरू करते हैं। उन्होंने आयशा से इजाजत चाही। सलीमुल्लाह वल्द अली अकबर से सिक्का राइजुल वक्त 1 लाख हक मेहर तुम्हें कबूल है बेटी। लेकिन दूसरी तरफ मुकम्मल सकूत छाया रहा। उसने एक नजर सुर्ख गठरी की जानिब देखा और अपने अल्फाज दोबारा दोहराए, मगर इधर मुकम्मल खामोशी रही। उसने खनकार के गला साफ किया। तवक्कफ के लिए तीसरी बार अल्फाज दोहराने से पहले फैज अहमद की तरफ देखा, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। कमरे में छाई जामिद खामोशी को फैज अहमद की पुरतशवीश आवाज ने तोड़ा। आयशा बेटी। बेड पे बैठे वजूद में कोई जंबिश ना पाकर वो घबरा गई। उन्होंने यकदम उसका यकबस्ता हाथ थामा तो वो बेजान पुतले की मानिद उनके बूढ़े बाजुओं में झूल गई। कमरे में मौजूद खतीजा बेगम की जन्नाटेदार चीख उभरी, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। ठंडा पड़ा वजूद अब भी बाप के बाजुओं में था। पीले लिबास में लाल दुपट्टा ओढ़े वो आयशा ना थी। उनके सामने पड़ा वजूद एक बदसूरत बूढ़ी औरत का था। काली खूबसूरत आंखों के बजाय बेहिस्सो हरकत सफेद पुतलियां जो ऊपर को चढ़ी हुई निहायत भयानक लग रही थीं। गंदुमी रंगत जो अब स्याही माइल हो चुकी थी। आयशा के खूबसूरत सरापे के बजाय वहां अजीब खौफनाक बूढ़ी डाइन थी। एक तो ये ससुराल वाले न जाने किस मिट्टी से बने होते हैं। मिन्नतें तरले करके किसी की बेटी को बहू बना के ले तो जाते हैं, मगर बेटी नहीं बना सकते, बहू ही बनाए रखते हैं। वो जले कटे अंदाज में बोलती बेटी की तरफ देखती जा रही थी। नेहा के पास माँ की बात पे एक लंबी चुप के सिवा कुछ न था, क्योंकि वो सच कह रही थी। मगर बहन, ये शादी से पहले क्यों नहीं जाना कि सास और नंदे जादूगरनियां हैं? साथ बैठी औरत ने मजीद कुरेदा। अब पहले कौन खुल के सामने आता है बहन? शादी से पहले जो थोड़ा बहुत पता चला भी तो इससे लापरवाही बरती कि दुनिया में बड़े बड़े लोग खराब होते हैं, मगर वक्त के साथ ठीक भी हो जाते हैं। मगर हमें क्या पता, कुत्ते की दुम 100 साल भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, सीधी नहीं होती। नाक से कोड़ती भड़ास निकालने लगी। अब ये उम्र है बहन पीरों फकीरों के आस्ताने पर हाजिरी देने की। टोने टोटके सास नंदे करें और इलाज के लिए माँ बाप को धक्के खाने पड़ते हैं। पीर शाह के मिजार पे बैठी वो ससुराल को बेनकद सुना रही थी। 3 साल हो गए थे उन्हें मुख्तलिफ जगहों पे धक्के खाते। नेहा पे सास और नंदों ने न जाने कैसा जादू करवा दिया कि उसकी हालत में सुधार ही नहीं आ रहा था। हर वक्त की बीमारी ने उसे लागर कर छोड़ा था। डॉक्टरों के चक्कर में उसकी ना सिर्फ रंगत खराब हुई, बल्कि उसकी बीमारी किसी की समझ में ही नहीं आ रही थी। आज भी किसी के बताए एड्रेस पे वो बेटी को ले पहुंची थी। अब जबकि तमाम बच्चों के फराइज से वो फारिग हो चुकी थी कि नए मसले ने सर उखाड़ लिया था। वो जली भुनी बेटी के ससुराल वालों को बेनकद सुनाते यकदम चौंकी। नेहा और साथ बैठी औरत भी उस नौवारिद को देखने लगी। वो 3 आदमी थे जिन्होंने एक जवान लड़की को थाम रखा था। लड़की पूरी कुव्वत से खुद को छुड़ाने की तगोदों में थी। वो तीनों से संभालनी मुश्किल हो रही थी। इस धक्कम पेल में लड़की का नकाब उलट गया। वहां बैठे सभी अफराद उसे देखकर हैरान रह गए। वो 21-22 बरस की खूबरू दोशीजा थी, शायद हुस्न इसे कहते हैं। निहायत खूबसूरत और मलाहत लिए हुए मली चेहरा के निगाह हटानी मुश्किल हो जाए। हाथों पे लगी ताजा मेहंदी और सोने से भरे बाजू,
इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि 2-3 दिन की दुल्हन है, मगर उसकी ऐसी बिगड़ी हालत देखकर सभी परेशानी और तजस्सुस से उसे उचक उचक कर देखने लगे। आस्ताने पे अभी पीर शाह बाबा नहीं आए थे। उन्होंने लड़की को हुजरे के करीब दरवाजे पे बिठा दिया और खुद उसके दाएं बाएं खड़े हो गए कि कहीं भाग ना जाए। लड़की के मुंह से अजीब भेड़िए से मुशाबा गुरगुराहट निकल रही थी। सभी लोग जो काफी देर से पीर शाह के इंतजार में बैठे कोफ्त महसूस कर रहे थे, उस लड़की की आवाज से खौफजदा एक दूसरे को देखने लगे। सभी को अब ये जानने की फिक्र थी कि आखिर लड़की को हुआ क्या है। नेहा बेटी, तुम मेरे पीछे खिसक के आ जाओ। यास्मीन बेगम ने अपनी बेटी को आंखों से इशारा किया, जिसका चेहरा उस लड़की की तरफ था जबकि पुश्त माँ की तरफ। क्यों अम्मी? वो खैरियत से देखती पूछ बैठी। कह दिया ना कि पीछे आओ, बाद में बताऊंगी। वो कुछ फिक्रमंद भी हुई। नेहा उनके अंदाज पे चौंकती खिसकती हुई उनके पीछे बैठ गई। यास्मीन बेगम ने उसे नकाब करने का इशारा करते उस घुराने वाली लड़की पे नजरें मरकूज कर दी। पीछे पीछे हट जाएं सब, रहमत अली की रोबदार आवाज सहन में गूंजी। वहां बैठे सभी अफराद सिमट के दीवार के साथ लग गए। कदावर बारिश दाढ़ी वाले पीर शाह को नेहा ने पहली बार देखा था। अजब नूर था उनके चेहरे पे। उसके दिल को ढारस हुई कि ये बाबा जी जरूर इसके काले रंग का तोड़ कर देंगे। पीर शाह आगे बढ़ते यकदम दरवाजे के करीब गठड़ी बनी बैठी लड़की के करीब रुक गए। चंद पल उसे देखते रहे। रहमत? उन्होंने अपने साथ आए साथी को पुकारा। वो जल्दी से आगे बढ़ा। जी साईं, हुक्म। इस लड़की को पहले अंदर ले आओ और यहाँ बैठे सभी लोग दाएं तरफ मुंह करके बैठ जाएं। कोई इस लड़की की तरफ मत देखे। रोब से कहते वो अंदर कुटिया नुमा हुजरे में चले गए। रहमत अली ने आनन फानन सभी का मुंह दीवार की तरफ किया और दोनों आदमियों के साथ लड़की को अंदर ले गया। इतना अजीब माहौल नेहा ने पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि वो माँ से कुछ पूछती के कमरे से पीर शाह की आवाज के साथ जानवरों की मिली जुली आवाजों ने वहां बैठे सभी मुरीदों को खौफजदा कर दिया। तौबा, अल्लाह रहम करे। आए तो अपने इलाज के लिए हैं, कहीं और मुसीबत ही ना गले पड़ जाए। यास्मीन बेगम ने घुटी आवाज में बुड़बुड़ाहट की। भाई, इस बाबे ने इलाज कर दिया ना तो कसम है जो दोबारा किसी आस्ताने का रुख करूं। वो दबे लफ्जों में नेहा को सुनाती घूरी। क्या था शोहर को साथ लेकर आती कि इसे भी माँ और बहनों के करतूतों का पता चलता। नेहा सर झुकाए उनकी बात सुनती रही। अरे बहन, मुझे तो लगता है इस लड़की पे कोई जिन आशिक है। साथ बैठी आंटी ने राग अलापा। ये जादू के असरात नहीं है, जरूर इस पे किसी जिन या भूत का कब्जा है। वो मजबूत मगर दबे लहजे में बोली। हाँ, मुझे भी यही लगा, इसीलिए नेहा को अपने पीछे कर लिया। ऐसे जिन भूत किसी भी खूबसूरत शक्ल को देखकर आशिक हो जाते हैं। वो नेहा की मासूम सूरत देखती फिक्रमंदी से बोली। अरे बहन, बचपन से यही सुनते आए हैं कि जिन भूत जिस पे एक बार फिदा हो जाएं, उसका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ते। आंटी पूरे वसूख से बोली। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, ये मेरी दुल्हन है। भारी चीखती मर्दाना आवाज पे सभी ने दरवाजे पे कान धरे। अंदर कुटिया से पीर बाबा और किसी मर्द की तकरार पे सब धड़कते दिल से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सबकी आंखें खौफ से फटी थीं। देखा, मैं ना कहती थी कि कोई जिन या भूत का चक्कर है जो इस पे आशिक हो गया है। आंटी अपनी बात पे जोर देती जोश से बोली। हाँ बहन, अब जल्दी जल्दी जिन निकले तो हमारी बारी भी आए। यास्मीन बेगम ने घबराए अंदाज में बंद दरवाजे की जानिब देखा। आप सब लोगों को दूसरी तरफ मुंह करने का कहा है। इसी असना में रहमत अली की बारोब आवाज दोबारा गूंजी। तीनों आदमी लड़की को लिए बाहर निकले। उसकी टांगे बाजू मजबूती से थामे वो दाखिली दरवाजे की तरफ जा रहे थे। लड़की अब वैसी ना थी। उसकी रंगत स्याही माहिल हो चुकी थी, जबकि उसकी आंखें ऊपर को चढ़ी सफेद पुतलियों को इंतहाई खौफनाक हद तक वाजे कर रही थीं। लड़की के साथ साथ गंदी नागवार बसांत फिजा में फैली थी। वो इतनी गंदी बदबू थी कि सबका बैठना मुश्किल हो गया। मगर लड़की जो ही सहन के दरवाजे से बाहर निकली, बदबू यकदम खत्म हो गई। फोन की रिंग पे नेहा ने आगे बढ़ के रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ इबाद की आवाज सुन के उसने सलाम किया तो इबाद ने खुशदिली से जवाब देकर उसकी खैर खैरियत पूछी। आप लेने कब आ रहे हैं इबाद? नेहा ने कुछ बेचैनी से पूछा। जानती थी जब तक सास और नंदे इबाद को इजाजत नहीं देंगी वो लेने नहीं आएगा। अजीब डरपोक किस्म का बंदा था, इसीलिए फोन किया है नेहा। अभी तो मम्मी की तरफ ही रहो। असल में हमें रेंट पे बहुत बड़ा घर मिल गया है और मैं चाहता हूँ कि पहले शिफ्ट हो जाएं, तब तुम्हें आकर ले जाऊंगा। अच्छा, वो एकदम खुश हुई। 6 माह से उसके ससुराल वाले बड़ा घर ढूंढ रहे थे। बड़ी ननद की शादी भी करना थी। जब भी कोई रिश्ता आता छोटा घर देखकर वापस पलट जाता, जिससे घर वाले परेशान थे। अल्लाह तेरा शुक्र है बड़ा घर मिल गया, अब ननद की शादी में कोई रुकावट नहीं होगी। दिल ही दिल में खुश होते हुए इबाद से अच्छे तरीके से बात करते उसने फोन रख दिया। अच्छा है ना, जब तक अम्मी के घर हूँ जादू का इलाज भी हो जाएगा, नहीं तो खौमखा सास ने तहकीक शुरू कर देनी है। इत्मीनान से सोचती हुई अम्मी को खबर देने उनके कमरे की जानिब लपकी। एक माह पलक झपकते गुजर गया। आज इबाद घर वालों की मर्जी से उसे लेने आया था। 1 हफ्ता हो गया था उन्हें नए घर में शिफ्ट हुए। खाने से फरागत पाते ही दोनों ने यास्मीन से इजाजत तलब की और नए घर को रवाना हो गए। उफ, इबाद, इतनी बड़ी हवेली! नेहा आंखें फाड़े सहन में खड़े उस पुरानी तर्ज की बनी हवेली को हैरत से देख रही थी। 7 कमरों पे मुश्तमिल ये हवेली इतने सस्ते दामों कैसे मिल गई इबाद? वो हैरान हुई।
मगर हवेली की खूबसूरती को दिलचस्पी से देखती इबाद की हमराही में अपने बेडरूम की जानी पड़ी। मैंने अम्मी से पहले ही कह दिया था कि ये बेडरूम मैं लूंगा। इबाद ने कमरे में दाखिल होते ही एक सिताइशी निगाह कमरे में डाली जिसे नेहा पसंदीदगी से देख रही थी। वाकई इबाद, घर बेहद खूबसूरत है। इसका हर कमरा काबिले तारीफ है। शायद ये सिखों के दौर का बना है जो पार्टीशन के बाद यही सब छोड़ छाड़ के चले गए थे। वो बेडरूम को पसंदीदगी से देखती चौंकी। खिड़की के करीब खड़े वजूद ने उसे अपनी जानिब मतवज्जा किया। इबाद, बाहर कोई खड़ा है, देखे शायद हुमैरा को कोई काम ना हो। उसने अपनी ननद का नाम लिया। हाँ, वो उस वक्त भी चाय का पूछ रही थी मगर हम अंदर आ गए। ये कहते वो बेड के करीब पड़ी कुर्सी पे बैठ गई। इबाद आगे बढ़ा और खिड़की का पट खोल दिया। ठंडी हवा के झोंके के साथ अजब बसांत ने उसका इस्तकबाल किया। वो गंदी सी बसांत दोनों के नथनों से टकराई। नेहा जूती के बक्कल खोलते खोलते एकदम सीधी हुई। ये बदबू? उसने बाहर की तरफ निगाह की मगर बाहर कोई भी ना था। ऐसी बदबू कहाँ सूंघी थी मैंने? वो जहन पे जोर देने लगी। यकदम एक झमाका हुआ, पीर शाह के आस्ताने पे। हाँ, ये तो वही सड़ांध है। मैं कैसे धोखा खा सकती हूँ? अभी 1 माह ही तो हुआ था जब वो लड़की वहां आई थी, मगर ये बदबू यहाँ कैसे? उफ, क्या करूं? इबाद से बात करूं? नहीं, फिर ख्वामखा बाबा जी का बताना पड़ेगा। फिर वहां जाने की वजह भी, और वो नहीं चाहती थी कि सास को मालूम पड़े कि मैंने इलाज करवाया है। शशुपंज में पड़ी उसने जूते साइड पे रखे और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। ये देखे बगैर कि 2 सफेद पुतलियां खिड़की के रास्ते उसके ताकुब में थीं। हुमैरा का खाते पीते घराने से रिश्ता आया था। लड़का दुबई वापस जाना चाहता था तो घर वालों की मंशा थी कि 1 माह में उसे शादी के बंधन में बांध दिया जाए। इबाद और उसके वालिदैन के लिए ये बड़ी खुशी की बात थी। अभी नए घर में शिफ्ट हुए उन्हें 1.5 माह का अरसा ही हुआ था और अब ये रिश्ता, मतलब घर, उन्हें रास आ गया था। उन्हें कोई एतराज ना हुआ। चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला था। दोनों तरफ शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई। नेहा भी सब कुछ भुलाए ननद की शादी में जुट गई। आज मायों की रस्म अदा करना थी। हुमैरा को पीले लिबास और फूलों के जेवरात पहना के तख्तपोश पे बिठा दिया गया था। घर की खवातीन लड़के वालों की तरफ से आई मेहमान खवातीन के साथ मिलकर उपटन और मेहंदी लगाते खुशगपियों में मसरूफ थी। नेहा जर्क बर्क लिबास पहने तितलियों की मानित कमरे में चक्कर लगा रही थी। अम्मी, मेरा जी घबरा रहा है। हुमैरा ने अचानक अपनी माँ का हाथ सख्ती से थामे कहा। बल्कीस बेगम जो साथ बैठी खातून से बातें करने में मगन थी, हुमैरा के यकबस्ता हाथ और खौफजदा लहजे पे चौंक गई। अरे क्या हुआ मेरा बेटा? वो सब छोड़ छाड़ बेटी की तरफ मतवज्जा हुई। शायद इतने लोगों के हजूम में घबरा गई है। बल्कीस बेगम ने नेहा को आवाज दी। जी अम्मी। सास की आवाज पे वो दौड़ी आई। हुमैरा को बेटा अपने कमरे में ले जाओ, शायद गर्मी से ब्लड प्रेशर लो ना हो गया हो, इसे कुछ आराम करने दो। उन्होंने बेटी को अंदर जाने का इशारा किया। हुमैरा नेहा की हमराही में उसके कमरे की तरफ बढ़ी। बल्कीस बेगम तशवीश से बेटी को बाहर जाते देखती रही। फैज अहमद का घर मातम कदा बन चुका था। आयशा निकाह के वक्त बेड पे मुर्दा पाई गई और अमरीन बाथरूम के टब में जिंदगी की बाजी हारी हुई मिली। इलाके से उठने वाले 2-2 जनाजों ने हर तरफ कोहराम बर्पा कर दिया। गली मोहल्ला खानदान सभी सोगवार थे, मगर उनकी मौत ने सभी को खौफजदा कर दिया था। उनकी मौत तिबई ना थी। हर शख्स अपनी जगह पे हैरान परेशान था कि अचानक क्या हुआ, मगर किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। शायद उन्हें कभी मालूम ना पड़ता अगर छोटी बेटी अनम को सीढ़ियों से गिरने पे चोट ना लगती। फैज अहमद इसीलिए डॉक्टर के पास गए। तब इंकिशाफ हुआ कि इसके नर्मो नाजुक बदन पे हाथों के अजीब निशान हैं, जैसे किसी ने थप्पड़ मारे हों, और अनम का दावा भी यही था कि किसी ने उसे पीछे से जोरदार धक्का दिया है। फैज अहमद के कान खड़े हुए। डॉक्टर से फारिग होकर उन्होंने अनम को घर छोड़ा और खुद इलाके के इमाम के पास जा पहुंचे और तमाम सूरत हाल से आगाह किया। इमाम साहब कुछ देर बैठे सुनते रहे, फिर फैज अहमद के साथ उनके घर की तरफ चल दिए। इमाम साहब ने जो उन्हें बताया वो फैज अहमद के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। इस घर को खरीदे उन्हें ज्यादा अरसा ना हुआ था। सिखों के बने इस घर को उन्होंने बड़े चाव से खरीदा था क्योंकि ये बहुत बड़ी और खूबसूरत हवेली थी। जब इमाम साहब के तवस्सुत से उन्हें मालूम पड़ा कि एक हिंदू ब्राह्मण ने अपने जादू के जोर पे इस घर को एक राक्षस यानी शैतान को ये कहकर सौंपा था कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पे है और किसी को यहाँ दाखिल मत होने देना जब तक मैं वापस ना आऊं, तब से लेकर अब तक वो शैतान राक्षस इस घर की हिफाजत पे मामूर है और इसी ने आपकी दोनों बेटियों की जान ली है। फैज अहमद जो 3 माह गुजर जाने के बावजूद इस गम से न निकल पाए थे, बेदम से हो गए। अजब दुख दे गई थी बेटियां उनको। फैज अहमद ने इमाम साहब की तंबीह पे दिनों में औने पौने दामों में वो घर बेच दिया जिसमें अपनी 2 प्यारी बेटियां खो चुके थे। इमाम साहब ने खास ताकीद की थी कि बाकी दोनों बेटियों का निकाह हर हालत में मस्जिद में पढ़ाया जाए ताकि शैतान के असरात खत्म हो जाए। दूर दराज इलाके में रिहाइश लेकर वो इस दुख को भुलाने की कोशिश करने लगे कि अनम के लिए आए असद के रिश्ते ने घर भर में खुशी की लहर दौड़ा दी। फैज अहमद और खतीजा बेगम इस नए घर में बेटी की शादी की तैयारियों में जुट गए। 3 दिन हो चुके थे। अनम मायों बैठ चुकी थी। घर भर में ढोलकी की थाप गूंज रही थी। फैज अहमद ने इमाम साहब के कहे के मुताबिक निकाह मस्जिद में पढ़वा कर इस मुश्किल घड़ी को टाल दिया था। अनम की रुखसती ने आयशा और अमरीन की याद ताज़ा कर दी।
बखैर आफियत शादी हो जाने पर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब उनके सर से बला टल चुकी है, मगर ये खुशफहमी जल्द ही काफूर हो गई। 3 दिन बाद अनम हंसी खुशी वालिदैन से मिलने आ गई तो असद ने उसे चंद दिन वहीं ठहरने की इजाजत दे दी। 2 दिन बखैर आफियत गुजर गए कि तीसरे दिन अचानक अनम की चीख ने फैज अहमद को खाना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो हरासा बेटी के कमरे की जानिब दौड़े, पीछे पीछे खतीजा बेगम, मगर कमरे में दाखिल होते ही जैसे उनका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। अनम कमरे के बीचों बीच मछली की तरह तड़प रही थी। अजीब हैबतनाक चेहरा, हाथ पांव मुड़े हुए, मगर जो सबसे खौफजदा कर देने वाली बात थी वो उसकी आंखें थी जो सफेदी माइल हो चुकी थी। हाय मेरी बच्ची, खतीजा बेगम ने वहीं दिल थाम लिया। खतीजा, जल्दी से जाओ और ग्लास में पानी लेकर आओ, जल्दी करो, फैज अहमद चीखे। खतीजा बेगम बाहर भागी, जबकि फैज अहमद बेटी की तरफ बढ़े और कुरान पाक की आयात बुलंद आवाज में पढ़ने लगे। अनम के मुंह से भेड़िए से मुशाबा अजीब ओराहटें निकल रही थीं। खतीजा बेगम के आते ही पानी पे दम करके फैज अहमद ने अनम पे डाला। जो ही पानी उसके ऊपर गिरा, यकदम 2-3 झटके लगने के बाद वो बेहोश हो गई। खतीजा, जाओ साथ वाले करीम साहब से कहो अपनी गाड़ी निकालें, पीर शाह के आस्थाने पे जाना है। तब तक मैं और भाई साहब अनम को लेकर नीचे आते हैं। मैंने असद को फोन कर दिया है, वो भी आ रहा है। खतीजा ने घबराए अंदाज में अनम के बाल समेटते उसे चादर उड़ाई। चूड़ियां उतार दूं? शोहर की जानिब देखते उन्होंने पूछा। नहीं, रहने दो, वक्त जाया ना करो, हमें जल्दी निकलना है। उन्होंने बेटी के मेहंदी लगी हाथों पे अचटती नजर डाली। अभी 2 दिन ही तो हुए हैं कि असद के साथ मेके आई है और आज ये मामला हो गया। न जाने क्यों ये शैतान मेरी बेटियों के पीछे पड़ गया है। वो रोने लगी। अल्लाह बेहतर कारसाज है बेगम, वही मदद करेगा, बस तुम दुआ करो। साथ खड़े भाई के साथ फैज अहमद ने अनम को उठाया और बाहर को लपके। असद के आते ही वो तीनों भागम भाग उसे पीर शाह के आस्थाने पर ले जा चुके थे। उसने कदमों की चाप साफ महसूस की, फिर ऐसा लगा कोई दबे पांव चलता हुआ बिस्तर के करीब खड़ा हो गया है। शायद भाभी नेहा है, हुमैरा ने सोचते करवट बदली, लेकिन कुछ पल के बाद कंबल में होती हलचल ने उसे आंखें खोलने पे मजबूर कर दिया। चंद पल यूं ही बेहिस्सो हरकत पड़ी, कुछ महसूस करने की कोशिश करती रही। वो जो कोई भी था आहिस्ता आहिस्ता कंबल खींच रहा था। हुमैरा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसने चाहा कि चीखे, मगर खौफ की वजह से चीख कहीं अंदर ही घुट के रह गई। कंबल के अंदर उठने वाली बदबू से उसके दिमाग के तार झुनझुना उठे, जिससे उसका सांस रुकने लगा था। फिर जैसे 2 हाथ आगे बढ़े और उसकी नाजुक गर्दन दबोचने लगे, मगर कोशिश बसियार के बावजूद उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। खुली आंखों वो ये सब होते देख रही थी, मगर इतनी सख्त न थी कि हिल सके। उसने घबराहट में आयतल कुर्सी का वेद शुरू कर दिया। धड़कते दिल से अल्लाह से मदद मांगने लगी। अपनी कोहताइयां वाज़े नजर आने लगी कि माँ के कहने पे कैसे नेहा भाभी पे जादू करवाती रही। शायद ये इसी की सजा है। ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे इस खौफनाक बला से निजात दे। वो गिड़गिड़ाई, मौत की आहट उसे बहुत करीब से सुनाई दे रही थी। फिर जैसे वो माफूकुल फितरत इंसान नुमा भूत उससे पीछे हटना शुरू हुआ। उसके जिस्म से उठने वाली नागवार बसांत ने हुमैरा की अटकी सांस बहाल की। इतनी गंदी बसांत उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। जो ही वो पीछे हटा, उसकी पुश्त पे फैले लंबे काले और गंदे बाल देखकर हुमैरा की आंखें फट पड़ी। ऐसा अजीबुल खलकत इंसान नुमा भूत उसने पहले कभी नहीं देखा था, न सुना था। उसकी जुबान गुंग हो चुकी थी, जिस्म बेहिस्सो हरकत पड़ा उसी खिड़की के रास्ते बाहर जाते देख रहा था, मगर जंबिश तक ना कर सकी। जो ही वो बाहर निकला, बेहिस्सो हरकत जिस्म में यकदम जिंदगी की लहर दौड़ गई। शादी वाले घर में अब हुमैरा की चीखों ने एक अरताश पैदा कर दिया था। नेहा, इबाद, खाला बल्कीस बेगम के साथ घर में आए। सभी मेहमान आगे पीछे भागते नेहा के कमरे की तरफ भागे, जहां हुमैरा खौफजदा चेहरा लिए जमीन पे बैठी चीख रही थी। क्या हुआ? इबाद आगे बढ़ा और जल्दी से बहन को गले लगाया। बल्कीस बेगम भी हवास बाख्ता सी आगे बढ़ी और हुमैरा का हाथ थामा जो बर्फ की माने ठंडा पड़ चुका था। अम्मी, वो हकलाई। खौफ से उसकी आंखें फटी पड़ी थीं। वो उधर बहुत बड़ा भूत था। मैंने अपनी आंखों से देखा उधर। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। सभी ने उसके इशारे पे खिड़की की जानिब देखा, जहां अब कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं है हुमैरा, कोई भूत छूत नहीं होते। थकावट की वजह से तुम सो गई, तभी कोई बुरा ख्वाब देखा तुमने? नहीं अम्मी, मैंने खुद देखा था, वो मेरी गर्दन दबा रहा था। ये देखें। उसने दुपट्टा खींच के पीछे किया, जहां मोटी मोटी उंगलियों के निशान वाज़े नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर सभी खौफजदा हो गए, जबकि नेहा हैरत ज़दा सी खड़ी रह गई। यही निशान उसने पीर शाह के आस्थाने पर अनम के गले पे भी देखे थे। जब वो 15 दिन बाद पीर शाह के आस्थाने पर दोबारा गई थी, तब अनम बिल्कुल ठीक हालत में मिली थी, लेकिन जब वो पहले आई थी तो उसकी गर्दन और बाजुओं पे ऐसे निशान वहां बैठी सभी औरतों ने देखे थे। और अब हुमैरा? वो धड़कते दिल से आगे बढ़ी और हुमैरा के बाजुओं से कपड़ा हटाया, जहां वैसे ही निशान मौजूद थे। नेहा को करंट सा लगा, जबकि इबाद और बल्कीस बेगम के साथ वहां खड़े सभी अफराद खौफजदा नजरों से देखने लगे। इसे किसी मौलवी को दिखाएं। वहीं किसी खातून ने हाँक लगाई। नहीं, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, इस पे कोई साया वगैरह नहीं है। बल्कीस बेगम ने कमजोर सा दिफा किया। बहन, साया बता के नहीं आता, अगर अब नहीं दिखाया तो निकाह के साथ बन जाएगा और कोशिश बसियार के बावजूद निकल नहीं पाएगा।
ससुराली रिश्ते से कोई खातून बोली। हाँ, ये ठीक कह रही हैं। तीसरी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। आप सब प्लीज कुछ देर के लिए बाहर जा सकती हैं? इबाद नाराजगी लिए चीखा। गर्मी और हब्स की वजह से हुमैरा की तबीयत पहले ही खराब है और आप लोग न जाने कैसी कैसी तोहमात लेकर बैठ गई हैं। उठो हुमैरा। वो उठा और बहन को सहारा दिए बेड तक ले आया, जबकि बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता सिरकना शुरू हो गए। नेहा परेशानी में घबराई हुमैरा की सूरत देखती जा रही थी। ये क्या कह रही हो? इबाद ने अचंभे से नेहा को देखा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आजकल के डिजिटल जमाने में जिनों भूतों को इतनी फुर्सत नहीं कि आबादियों का रुख करें। वो हंसा। मैं सच कह रही हूँ इबाद, मैंने अपनी आंखों से उस लड़की को देखा है, मगर पीर शाह ने उसके भूत को काबू कर लिया था, तभी वो ठीक थी। मगर हुमैरा की हालत बिल्कुल वैसी ही है। अब ना जाने ये जिन है कि भूत में नहीं जानती, मगर हुमैरा के बदन से बिल्कुल वही बसांत बार बार आ रही है। वो उसकी हंसी को इग्नोर करती पुरयकीन लहजे में बोली, अच्छा कर लिया यकीन। अब अम्मी के सामने मत कहना मेरी प्यारी, आगे ही वो परेशान है, कहीं ज्यादा परेशान ना हो जाए। और तुम बेफिक्र रहो, कल मेहंदी है ना, ये नहा लेगी तो बदबू खत्म हो जाएगी। ये कहते हुए वो बेड पे लेट गया। उफ, कल घर में काम भी बहुत ज्यादा है। ये कहते उसने करवट बदली। कुछ ही देर में उसके खराटे कमरे में गूंजने लगे और नेहा अंधेरे में आंखें पिटपिटाते कितनी देर सोने की कोशिश करती रही। आखिर सुबह सादिक के वक्त आंख लगी। ना जाने कब तक सोती रहती कि घर में गूंजने वाली चीखों से हड़बड़ा के उठ बैठी। कितनी देर गुंगू कैफियत में समझने की कोशिश करती रही, मगर जब देखा कि चीखें अब ज्यादा बुलंद होने लगी हैं तो नंगे पांव बाहर भागी। सहन में एक मजमा लगा था, जबकि हुमैरा गठड़ी की सूरत दरमियान में पड़ी माही बेआब की मानी तड़प रही थी। खूबसूरत रंगत स्याही माइल हो रही थी, जबकि आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थीं। बल्कीस बेगम के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थीं। शाम को निकाह था और बेटी की ऐसी हालत कि उनके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। अरे कोई इसके बाप और भाई को तो देखे किधर है। बल्कीस दीवानों की तरह चिल्लाई। उन्हें हज़ियानी अंदाज में चीखते देखकर सब बाहर भागे। कुछ ही देर में इबाद और उसके कजन्स भागे आए। हुमैरा की दोबारा से वैसी बिगड़ी हालत देखते अब वो सब घबरा गए थे। अरे बहन, मैं कहना तो नहीं चाहती, मगर अब चुप रहना भी ठीक नहीं। साथ वाली हमसाई जो कल भी उसे देख के बाहर निकल गई थी, अब भी आवाजों का बेहंगम शोर सुन के घर में दाखिल हो गई। यहाँ पहले भी ऐसी हालत में फैज अहमद की 2 जवान बेटियां फोत हुई थीं। मेरी मानो तो किसी पीर फकीर को दिखा दो, ये किसी डॉक्टर का काम नहीं है। उसके लहजे में बेपनाह खौफ झलक रहा था, जिसे महसूस करते इबाद ने नेहा की जानिब देखा। एक पल में उसने फैसला करते कजन को गाड़ी निकालने का कहा। नेहा, आओ मेरे साथ। हुमैरा को गोद में उठाए उसने नेहा को साथ चलने का इशारा किया। सर पर दुपट्टा लिए वो शोहर के पीछे भागी। रामदास कट्टर हिंदू भ्रमण था, काली ताकतों का मालिक। पाकिस्तान बनते ही उसे भी अपने आबाओ अजदाद के साथ मुल्क छोड़कर दूसरी जगह हिजरत करना पड़ी, तो गमो गुस्से की हालत में मुल्क के बंटवारे को नफरत की नजर से देखते उसने अपने पुरखों की हवेली को तागूती शहर में जकड़ के गैर मर्रई ताकतों के सुपुर्द कर दिया। जो भी उसे लेता वो मुश्किलात में घिर जाता। इलाके में खौफ व हरास पैदा न हो जाए, उसे वक्ती बंद कर दिया गया। 10 साल ये हवेली खाली पड़ी रही। हकीकत से अनजान दूसरे शहर से आए फैज अहमद को जब सस्ते दामों मिली तो उन्होंने बगैर सोचे समझे खरीद ली, मगर जब सच्चाई इतने भयानक रूप में सामने आई तब बहुत देर हो चुकी थी। अनम पे असरात की सूरत उन्होंने उसे छोड़ने में आफियत जानी, जो बाद में इबाद के वालिदैन ने खरीद ली, मगर नतीजा जल्द ही सामने आ गया। पीर शाह के कहने पे अनम की तरह 4 गवाहों की मौजूदगी में मस्जिद में हुमैरा का निकाह बगैर आफियत अंजाम पाया और वहीं से रुखसती कर दी गई। घर की तमाम खवातीन घर जाने की बजाय नेहा के वालिदैन के घर चली गईं, जबकि मर्द साथ हमसायों के घर ठहर गए। सुबह सवेरे बगैर वक्त ज़ाया किए इबाद ने हमसायों और कजन्स के साथ मिलकर तमाम हवेली को खाली कर दिया। एक लकड़ी की तख्ती हवेली के दरवाजे पर चिस्पा कर दी, सिखों की यादगार हवेली फॉर सेल। कजन्स और इबाद जब तमाम सामान उठा चुके तो हवेली पे एक अलविदाई निगाह डालते जो ही बाहर निकले, तभी हवेली की ऊपरी मंजिल की खिड़की में गंदे और खुरदरे बालों से भरा वो वजूद अपनी सफ़ेद पुतलियों को घुमाए कहकहा लगाता अपनी कामयाबी पे झूम उठा।